So, students, in our last lecture, we have started our new chapter called Motion in Straight Line. अब ये मोशन स्ट्रेट लाइन में जो मोशन है वो इसकी कौन सी ब्रांच में पड़ता है, हमने कल ये देखा। तो कौन सी ब्रांच थी? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स की पर्टिकुलर कौन सी ब्रांच में आता है? तो हमने उसमें देखा वो आता है किसमें? काइनेमेटिक्स में। अब काइनेमेटिक्स क्या होती है? काइनेमेटिक्स इज ए ब्रांच विच डील्स विद मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट टेकिंग अकाउंट ऑफ कॉज ऑफ मोशन, यानी कि मोशन के बारे में पढ़ना होता है, मोशन के रीजन क्या है उसको देखे बिना। अब ये मोशन कौन से हो सकते हैं? काइनेमेटिक्स में भी मोशन कौन से हो सकते हैं, इसमें आज डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है ये देखेंगे, और उसके बाद हमारा एक्चुअल जो ये लेक्चर है वो स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, टाइप ऑफ मोशन कौन से हो सकते हैं, किसी बॉडी के मोशन कौन से होते हैं। पहला रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन। अब इन दोनों को एक साथ क्यों लिखा है, इसका रीज़न ये है। देखिए, रेक्टिलिनियर मोशन तो होता है मोशन in which a particle or a point mass body is moving along a straight line। देखिए, कोई बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही होती है तो उसे रेक्टिलिनियर मोशन कहा जाता है। ठीक है। अब अगर कोई बॉडी, जैसे कल हमने बात की थी, कोई पार्टिकल है, पार्टिकल तो क्या होता है? पॉइंट मास वाला ही होता है, पॉइंट जैसा ही होता है ना। लेकिन जब बॉडी को कब मान सकते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन कब बोलेंगे? जब वो बॉडी क्या होगी? पॉइंट मास उसको कंसिडर कर लेंगे। पॉइंट मास हमने कल डिस्कस किया क्या होगा, है ना। तो उसे क्या कहेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन। अब देखिए, ट्रांसलेटरी मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन बेसिकली सेम ही है, बट इसमें डिफरेंस क्या है? जब हम रेक्टिलिनियर मोशन की बात करेंगे तो या तो पार्टिकल उसमें मूव कर रहा हो जब उसको बोलेंगे स्ट्रेट लाइन में, या फिर जो भी बॉडी मूव अगर कर रही है जिसको हम क्या मान ली? पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिया। पॉइंट ऑब्जेक्ट कब मान सकते हैं? हमने कल डिस्कस किया हुआ है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर मान लेंगे तो वो तो क्या होगा? उसको बोलते हैं कि भाई रेक्टिलिनियर मोशन हो रही है। और वही स्ट्रेट लाइन मोशन अगर एक कोई बॉडी कर रही है, बॉडी बेसिकली बॉडी क्या होती है अगर ये बताना चाहूँ तो बॉडी वो होती है जिसके किसी भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस चेंज ना हो, है ना। किसी भी दो पॉइंट, जैसे स्टोन है ये पड़ा हुआ है तो इसके दो पॉइंट की डिस्टेंस थोड़ी चेंज हो जाएगी, है, बट कंबाइंडली वो बॉडी है ना। ओके। तो रेक्टिलिनियर तो क्या होगा? अगर कोई पॉइंट मूव कर, कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, पार्टिकल तो क्या होगा? पॉइंट मास हो गया। और अगर कोई ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, उसको हमने क्या कंसिडर कर लिया? पॉइंट मास ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लिया। और रेक्टिलिनियर ट्रांसलेटरी क्या होगा? वो भी एक स्ट्रेट लाइन में मोशन ही है, बट ये इसको कब बोलेंगे? जब एक बॉडी, जिसकी कोई बॉडी है वो मूव कर रही हो, है ना। बॉडी मूव का मतलब, इसकी स्ट्रेट लाइन में मूव का मतलब है कि जिसको हमने पॉइंट नहीं कंसीडर करा और वो बॉडी मूव कर रही है ना, स्ट्रेट लाइन में, तो उसे हम क्या बोलेंगे? समझ में आ गया क्या डिफरेंस है दोनों में, है ना। ओके। अब डेफिनेशन देखने की कोशिश करें। ट्रांसलेटरी मोशन इज दैट मोशन इन विच ए बॉडी विच इज नॉट ए पॉइंट मास बॉडी इज मूविंग सच दैट। वही बात बोल रहा है कि उसमें पॉइंट मास बॉडी हमने कंसिडर करी। अगर पॉइंट मास बॉडी या फिर कोई पार्टिकल मूव करता है स्ट्रेट लाइन में तो हम बोले कि भाई कौन सी मोशन हो रही है? रेक्टिलिनियर मोशन। और कोई बॉडी जो कि पॉइंट मास कंसिडर नहीं की गई है तो उसे हम क्या बोलेंगे? ट्रांसलेटरी मोशन। अब देखिए, is moving such that all its constituent particles move simultaneously along parallel straight line and all its particles shift through equal distance in equal time। इसका मतलब मैं समझा देता हूँ। जैसे ये बॉडी है, इसमें कोई भी बहुत से पार्टिकल से मिलकर बना होता है, तो अगर ये बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है इधर से इधर तो क्या होगा? सारे पार्टिकल पैरेलली मूव करेंगे, जैसे यहाँ वाला वैसे मूव करता रहेगा, है ना। कंबाइनली बॉडी को ही तो मूव करा रहे हैं, जैसे, है ना। जैसे कोई भी हमारी बुक है, ये बुक, इस बुक को मूव करा रहे हैं हम यहाँ से, तो सारे पार्टिकल ही तो मूव कर रहे होंगे, नहीं तो क्या होगा? अगर एक पार्टिकल मूव करेगा, एक पीछे रह जाएगा तो फट नहीं जाएगी पीछे। तो सारी पार्टिकल, या फिर कोई फ्लैक्सिबल चीज़ है, अगर सारे पार्टिकल मूव नहीं करेंगे एक पैरेलली एक स्ट्रेट लाइन में तो क्या होगा? वो पीछे रह जाएगा, तो वो खिंच नहीं जाएगा, टूट नहीं जाएगा, है ना। तो ट्रांसलेटरी मोशन क्या है? अगर किसी बॉडी को हम बोल रहे हैं कि वो एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है, देन वी विल से दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। और इसमें हर एक पार्टिकल क्या करता है? जैसे जितने, देखो, जैसे ये बुक थी हमारी, तो इसका यहाँ वाला पार्टिकल जितने टाइम में ये डिस्टेंस ट्रेवल की इसने, तो ये वाला भी उतना ही करेगा, ये वाला भी उतना ही करेगा, है ना।
अब इसका ये ज़रूर है कि भाई आगे ए बुक ऐसे आ गई यहाँ पे, फिर है ना, यहाँ तक आ गई, तो यही शेप है ना, जितना इसने यहाँ तक करा तो वो भी इतना ही गया, ये 2 मीटर तो ये भी 2 मीटर ही होगी, है ना। अगर यहाँ वाला कर लिया तो यहाँ वाला भी तो सेम करा, तो ऐसा होता है। कोई डाउट? देखो ये बेसिक बात थी, अगर कुछ कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब आता है सर्कुलर और रोटेटरी। अब इनको साथ क्यों लिखा है? क्योंकि ये भी सेम सी चीज़ है, इनमें डिफरेंस सेम वही है जो किस में था, रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी में। देखिए सर्कुलर मोशन तो क्या है, अगर किसी पॉइंट के चारों तरफ कोई पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट है वो ऐसे मूव कर रहा है ना, ऐसे मूव कर रहा है, तो वो तो क्या हो गया, सर्किल। पार्टिकल कर रहा है मूव, या फिर क्या कर रहा है, पॉइंट ऑब्जेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर किया है, जिसको कोई बॉडी को हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लिया। पॉइंट ऑब्जेक्ट कब कंसिडर कर सकते हैं, ये हम बात कल कर चुके हैं। अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट आपको समझ नहीं आ रहा है क्या है, तो कल वाले चैप्टर में आपने जो नोट्स बनाए हैं या फिर वीडियो को वापस जाके रिवाइज करो। तो अगर सर्कल में मूव करता है, जैसे स्ट्रिंग है, जैसे हमने ये स्ट्रिंग मान ली है ना, स्ट्रिंग होता है ना, इस पर एक धागा पकड़ा हमने यहाँ से, हम यहाँ से पकड़े हुए हैं और इस पर एक पत्थर बांध दिया और उसको घुमा रहे हैं ऐसे चारों तरफ, तो क्या होगी, ये सर्कुलर मोशन है ना, क्योंकि पार्टिकल है, वो पत्थर है, है ना। सिमिलरली इसे कार को ये सब बहुत बड़े सर्कल में घूम रही है ना, तो वो क्या होगी, जो डिस्टेंस चल रही है उसके कंपैरिजन में बहुत छोटी है वो कार की साइज, तो इसको भी हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लेंगे। और अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट है हमारा वो सर्कल में मूव कर रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। अब देखिए सर्कुलर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन या फिर कहें कि रेक्टिलिनियर मोशन में फ़र्क क्या है। ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होता है, डिस्टेंस ट्रोल होती चली जाती है। देखो ट्रांसलेटर कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, मतलब चले ही जाएगा आके। मैं आप 10 दिन, आप आज यहाँ पे पूछो कितना 1 किलोमीटर पहुँच गया, तो बाद में वो चलता ही जाएगा, तो थोड़ी रात 2 किलोमीटर पहुँच जाएगा, 3 किलोमीटर पहुँच जाएगा। लेकिन सर्कुलर मोशन में क्या होगा, घूम रहा है एक ही सर्कल पे, थोड़ी देर बाद वापस उसी पोजीशन पे आ जाएगा, वापस उसी पोजीशन पे आएगा। तो मोशन हो रही है, मतलब पोजीशन चेंज होनी चाहिए, कल हमने बात करी थी, तो इसमें तो पोजीशन हो ही नहीं चेंज। बताओ ये मोशन होगी कि नहीं होगी, होगी। क्यों होगी, कि ये एंगल चेंज कर रहा है यहाँ पे, है ना, यहाँ से चलने लगा, तो ये पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पे था, फिर यहाँ पे था, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे, तो 360 कर दिया, फिर दोबारा आएगा तो 720 आ जाएगा ना, तो वो एंगल चेंज कर रहा है, पोजीशन तो चेंज हो रही है ना उसकी, तो दैट इज सर्कुलर मोशन। अब रोटेटरी मोशन क्या हो जाएगा, उसी सिमिलरली जिस तरह से हमने डिफरेंस बताया रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी में, वही सिमिलर डिफरेंस यहाँ पे। सर्कुलर में क्या बताया, कोई ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट के, कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट या कोई पार्टिकल जो है किसी पॉइंट के सेंटर के चारों तरफ मूव कर रहा है, तो उसको क्या कहती है, सर्कुलर। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट बॉडी जिसे कंसिडर कर लिया, जिसको पॉइंट मास बॉडी कंसिडर नहीं किया, वो अगर सर्कल में मूव कर रहा हो तो क्या होगा, उसमें क्या हो रहा था ट्रांसलेटर में, उसके सारे के सारे जो पार्टिकल थे वो एक लीनियर पैरेलल पाथ में मूव कर रहे थे, और जितनी डिस्टेंस किसी पर्टिकुलर टाइम में जिसका एक पार्टिकल ने जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है उतनी दूसरे ने करी थी। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ जैसे अर्थ है हमारी, ये हो गई अर्थ, और बॉडी का मतलब ये पूरी है ना, जैसे ये है ना, ये पूरा भरा है ना, ओके। अर्थ के बारे में क्या बोला जाता है कि अपनी एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट होती है, यानी कि इस जो हमने लाइन बनाई है इसके ऐसे ऐसे रोटेट करती रहती है। तो इसमें क्या हो रहा है कि हर एक ऑब्जेक्ट इसका, हर एक पॉइंट, जैसे इस पार्टिकल की बात करें, ये भी एक ऐसे सर्कल बना लेगा घूम घूम के ना, ऐसे ऐसे, ये वाला भी ऐसे ऐसे सर्कल बना लेगा घूम घूम के, ये वाला भी ऐसे सर्कल बना लेगा घूम घूम के, है ना। तो अगर कोई बॉडी रोटेट हो, तो सर्कल तो बन रहा है ना, देखो ये सर्कल बन गया इस पार्टिकल का, ये सर्कल बन गया इस पार्टिकल का। तो अगर कोई बॉडी घूम रही है ना, रोटेट हो रही है, तो उसे क्या बोलते हैं, रोटेटरी मोशन। और उसमें क्या होता है, हर एक पार्टिकल उसका क्या कर रहा होता है, सर्कुलर मोशन कर रहा होता है। किसके, कंसेंट्रिक, यानी कि देखो इस एक्सेस को जो हमने मिलाया है, ये एक्सेस है क्या, सभी जो सर्किल कर रहे हैं उनका वो क्या है, सेंटर है। मैं इसको देखो ऐसे ऐसे नहीं बनाया मैंने, ये ऐसे बनाया, ऐसे कि ऐसे आया फिर बाहर से आता है फिर वापस चला जाता है, ऐसे सर्किल बन रहा है ना, ऐसे वाला जो आप देख पा रहे हो, ये वाला। तो उसके सेंटर तो क्या है, इसका यहाँ है, इसका यहाँ है, इसका यहाँ का, तो सारे सेंटर को मिला देंगे तो ये एक्सिस कहलाती है ना, जिसके एक्सिस के रोटेट कर रहे हैं ना। तो उसमें भी क्या हो रहा था, रेक्टिलिनियर मोशन कर रहे थे सारे पार्टिकल, इसमें क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं इसके, इस बॉडी के सारे पार्टिकल। किसी एक सर्किल पॉइंट क्या है उनका, इस लाइन पे, इस लाइन को क्या बोलते हैं, एक्सिस।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, ए रोटेटरी मोशन इज मोशन इन विच ए बॉडी विच इज नॉट पॉइंट ऑब्जेक्ट, है ना, जिसको पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं कंसिडर किया और नहीं कंसिडर कर सकते, इज मूविंग सच दैट ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मूविंग साइमल्टेनियसली अलोंग कंसेंट्रिक सर्किल्स। कंसेंट्रिक सर्किल का क्या मतलब है? जैसे ये है, ये ऐसे मूव कर रहा है, उसके जो बॉडी अर्थ हमने दिखाई नहीं दी, तो सर्किल तो सेम ही था, सेंटर तो उसका एक ही एक लाइन में था, लेकिन कंसेंट्रिक का क्या, कंसेंट्रिक सर्किल्स का क्या मतलब है कि जो मूव कर रहे, देखो ऐसे, ये भी ऐसे मूव कर रहे हैं, ये सारे पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहे हैं ना, एक ही जितना उसका रेडियस सबकी एक ही है, सॉरी रेडियस तो अलग अलग होगी, बट क्या होगा, एक ही तरह की वो मोशन कर रहे होंगे ना। समझ में आ रहा होगा आपको, है ना, ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे ज़्यादा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। हुज सेंटर लाइज ऑन लाइन कॉल्ड एक्सिस। एक्सिस मैंने बता दिया, देखो ये जैसे ये हमारे, अब ये एक बार फिर से देखते हैं इसको, है ना, ये फुल है, मतलब ऐसे सर्किल जैसे नहीं, ये सॉलिड है, ये खूब सारा है ना। अब देखते हैं, देखो ये वाला ऑब्जेक्ट है, सेंटर इसका यहाँ पे इनके सबके सेंटर है, जैसे ये वाला है तो ये ऐसे घूम रहा होगा, है ना, ये वाला तो ऐसे घूम रहा होगा, ये जैसे सारे पास के सारे पार्टिकल ऐसे सर्किल में घूम रहे हैं, तो बाहर वाला वो ज़्यादा रेडियस लेके घूम रहा होगा ना ऐसे, इसी प्रकार से यहाँ वाला है वो ऐसे घूम रहा होगा, है ना। तो कंसेंट्रिक सर्किल क्या होगा, इसका भी वही सेंटर है, उसका भी वही सेंटर है, उसका भी वही सेंटर है, उसका भी वही सेंटर है, ये घूम रहा है तो उसका भी वही सेंटर है, उसका भी वही सेंटर है ना। और इनके सारों के सेंटर है वो जिस लाइन पे लाई करते हैं उसे क्या बोलते हैं, एक्सिस, है ना। इस पर कंफ्यूज नहीं होना, बस सिंपल ये आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर कोई सिंपल पॉइंट ऑब्जेक्ट सर्किल में मूव कर रहा है तो उसे तो क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन, पॉइंट ऑब्जेक्ट या पार्टिकल। और कोई बॉडी अगर मूव कर रही है, जैसे अर्थ मूव करती है ना, अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है, उसे हम क्या बोलेंगे, है ना। जैसे सिलेंडर है, ये इसकी एक्सिस है बीच वाली, तो ये सारे पार्टिकल इसके चारों तरफ मूव कर रहे होते हैं ना, ये वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल, समझ पा रहे हो ना, मैं 3D में बना नहीं पा रहा हूँ इसलिए आपको ज़्यादा, ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, आपको समझ आ गया होगा। ऑक्सीलेटरी मोशन क्या होता है? ऑक्सीलेटरी मोशन इज दैट मोशन इन विच ए बॉडी मूविंग टू और फ्रो और बैक एंड फोर्थ रिपीटेडली अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड मीन पोजीशन। अब देखिए, जैसे एक पेंडुलम है ना, जैसे आपने ये देखा होगा, इस पर बांध दिया हमने, स्ट्रिंग थी यहाँ से इसको बांध दिया, अब इसको छोड़ो तो क्या करेगा, ऐसे ऐसे मूव करेगा, तो क्या हो गया, टू मतलब यहाँ से आया, यहाँ से चला, फ्रो यानी फ्रो का मतलब हो गया फ्रॉम से चला टू तक गया, वापिस फ्रॉम से चला टू तक गया, वापिस आया फ्रॉम टू, तो इसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीलेटरी मोशन। तो दिस इज बेसिक बाइफर्केशन। और जो भी हमने मोशन के टाइप पढ़े हैं, आने वाले 11th के सिलेबस में हम सारे डिटेल से अलग अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हमने बेसिकली ये बाइफर्केशन देखा, बेसिक बाइफर्केशन है ये। हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, रेक्टिलिनियर मोशन, दैट्स इट। हमारे जिस मोशन इन स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर है, इसमें हम पढ़ेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। तो डिफरेंट कौन से टाइप मोशन के होते हैं हमने ये डिस्कस किया, बाकी हमने इस चैप्टर में ये मोशन हमने पढ़ना है, रेक्टिलिनियर मोशन। अब देखते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अगर एलिमेंट्री डेफिनेशन बताई जाए, व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देन इट इज बेसिकली रीजन ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ मोशन ऑफ एनीथिंग। जैसे कल मैंने डिस्कस किया था एक एग्जाम्पल, अगर मैं उसको डिटेल में तो नहीं करूँगा बिकॉज वीडियो बड़ा हो जाएगा, आप उसको वापस जाके देख लेते हो। जैसे ये था, आप यहाँ पे बैठे थे, आपका फ्रेंड यहाँ पे बैठा था, थोड़ी देर बाद में आपकी कार यहाँ पहुँच गई थी, तो आप वहीं पे बैठे थे और आपका फ्रेंड यहीं पे बैठा था। अब मैं आपके फ्रेंड को देख रहा हूँ, मैं बाहर से देख रहा हूँ, मैंने यहाँ से देखा पहले पोजीशन यहाँ पे थी, दूसरी पोजीशन यहाँ पे आ गई, तो मेरे रेस्पेक्ट में तो क्या था, आपका फ्रेंड चेंज हो रहा था, पहले तो यहाँ पे था ना मेरे रेस्पेक्ट में, अब यहाँ पे हो गया, मतलब उसकी पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई, है ना। लेकिन तो मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या हो गया, यानी कि मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है कि जिस रीजन से आप मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो, जहाँ से आप मोशन को बेसिकली जहाँ से आप मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तो वो मोशन में था, लेकिन अगर मैं बात करूँ आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, आप तो यहाँ से देख रहे थे, यहाँ थे, यहाँ से उसको देखा, ये डिस्टेंस थी,
टाइम बीता, टाइम बीतने के बाद भी आपकी यही डिस्टेंस हुई, तो आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तो क्या हो गया, वो रेस्ट पे ही है ना। आपकी कार की, आप कार को ही दुनिया समझ लो, बाहर देखो ही मत, है ना। तो क्या लगेगा, आप पास में बैठे हो, वहीं पे बैठे रहते हो, आप दोनों मौसम में थोड़ी हो। ओके, तो इसे कहते हैं कि कहाँ से हम देख रहे हैं चीज़ों को, दैट इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस की ज़रूरत क्या है, यही ज़रूरत है कि इसको रेस्ट में बताऊं कि मोशन में बताऊं, है रेस्ट में बताऊं कि मोशन में बताऊं। लेकिन अब ये किसके रिस्पेक्ट में देखा जाता है, ये डिपेंड करेगा कि मोशन पे है या रेस्ट में है। तो दैट इज, इसलिए हमें किसी फिक्स हमें फ्रेम मान लेते हैं। जैसे आगे बातें ऐसी बातें होंगी जब रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे। अभी के लिए हम देखते हैं जो जनरल हम पढ़ते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हम पढ़ रहे होते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, इट इज ए सिस्टम ऑफ 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सेस अटैच्ड टू ऑब्जर्वर। अब ये अटैच टू ऑब्जर्वर हटा दो तो भी कोई बात नहीं है। हम देखे होगा ना, ये एक्स, ये जैसे ऐसे देखते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ऐसे देखा होगा। तो कार्टेशियन सिस्टम में जनरली क्या मानते हैं कि 3 एक्सिस होती हैं, जो कि क्या होती हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी कि ये एक्स है, ये वाई है, इनके बीच में परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल है। दूसरा जो जेड एक्सिस होगी वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी। अब आपको लग रहा होगा ये तो बड़ा लग रहा है, लेकिन ये इधर थोड़ी है, ये बाहर की तरफ है। अगर आप, ये फ़ोन का प्लेन है तो फ़ोन से बाहर की तरफ आ रहा है, ये तो केवल शो करने का तरीका होता है कि ये बाहर की तरफ है ना। तो ये जेड एक्सिस होती है। तो कार्टेशियन सिस्टम कोऑर्डिनेट क्या होता है, देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम डिस्कस कर रहे थे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब बेसिक एलिमेंट्री मतलब मैंने बताया। अब आते हैं कि जब हम डिनोट करेंगे चीज़ों को मोशन में तो कैसे करेंगे, वो जनरली हम फिजिक्स में किस में करते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में करते हैं। इट इज सिस्टम ऑफ 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस अटैच्ड टू ऑब्जर्वर। ये है कि जिस पॉइंट से हम देख रहे होते हैं, यहाँ पे समझ लो ऑब्जर्वर है, यहाँ से देख रहा है, तो ये इधर जाएगा तो कुछ एक्सेस बोलेंगे, इधर जाएगा तो कुछ वाई भाई कहीं गया है, जेड गया है ना। आगे देखते हैं, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन, और हम उससे बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट और पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। यानी कि इसका मतलब क्या है, बेसिक मतलब आप समझ रहे हो। कार्टेशियन सिस्टम में क्या होता है, ये 3 एक्सिस होती हैं, है ना, आपस में इनका नाम एक्स वाई जेड हम जनरली देते हैं, बाकी कुछ भी दे दो, है ना। थर्ड क्या होता है, जब ये जेड है ना, उसको करेक्ट करना, जेड ये बाहर की तरफ है ना। इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे है, ये बाहर की तरफ है, ये हमारा फ़ोन है या लैपटॉप है, तो बाहर, लैपटॉप से बाहर और अंदर की तरफ होता है, वो होता है थर्ड, जो कि इसके परपेंडिकुलर होगा ना। जैसे बाहर की तरफ निकालो तो 90 बना रहा होगा इससे, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम कैसे बता देंगे। अब देखो इसमें क्या करेंगे, ये रेफरेंस पॉइंट है, या फिर हम क्या ये चीज़ों को यहाँ देख लें, इसलिए हमने लिखा ऑब्जर्वर, पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको क्या बोलेंगे कि भाई एक्स में कुछ चला है, वाई में फिर कुछ चला है, तो जेड में फिर अंदर या बाहर, यानी एक्स की तरफ कुछ चला, फिर वाई की तरफ यहाँ पहुँच गया। अब जेड की तरफ कैसे चलेगा, या तो बाहर आएगा, बाहर की तरफ आया इधर, है ना, हवा में, अब इसको मैं शो कर नहीं सकता, तो इसकी पोजीशन हो गई। तो ऐसे हम पोजीशन, जैसे कल हमने पोजीशन बोला था, आपकी पोजीशन क्या होती, पोजीशन मतलब लोकेशन। अरे तो लोकेशन कहाँ से लोकेशन बता पा रहे हो, जैसे आप कहाँ पे हो, अपने घर पे हो, तो आप मेरे से तो पता नहीं कितनी दूर हो, या फिर आपके फ्रेंड से पता नहीं कितनी दूर हो, तो कहाँ से फिक्स तो करना पड़ेगा ना। तो वही होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसलिए हम जनरली यूज़ करते हैं कार्टेशियन सिस्टम, ये कार्टेशियन सिस्टम है ना। अब मोशन को कैसे बताएंगे, हमने भाई पोजीशन तो देख ली कि पोजीशन क्या होती है, अब पोजीशन चेंज होगी, क्या होगी, कैसे होगी। अब हम क्या करेंगे, एक घड़ी रख ली हमने यहाँ पे, है ना, घड़ी रख ली। अब देख रहे हैं अगर इनके कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, मतलब कोऑर्डिनेट चेंज होने का क्या मतलब है, पोजीशन चेंज कर रहा है ना। ये एक्स वाई जेड हमने क्या बताया, कोऑर्डिनेट है ये, और ये क्या है, पोजीशन ही तो है किसी ऑब्जेक्ट की। अगर ये चेंज हो रहे हैं दैट मीन्स उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। किसके साथ देखनी थी हमें, डेफिनेशन में क्या देखा था, अगर किसी ऑब्जेक्ट की, किसी बॉडी की पोजीशन जो है टाइम के साथ चेंज हो जाती है, जैसे जैसे टाइम बीतता है उसकी चेंज हो जाती है, तो हमने क्या लगा ली, घड़ी लगा ली। घड़ी नहीं देख रहे भाई, शुरू में यहाँ पे था, उसके बाद अगर कहाँ पे है, अगर वो चेंज हो रहा है तो मतलब वो क्या है, मोशन में है, नहीं तो नहीं है। तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को हमने यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की डिस्कस किया है, और भी बहुत होते हैं ना। ओके, जैसे स्पेरिकल होता है ना, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, अलग अलग होते हैं। हमें यहाँ पे केवल कार्टेशियन सिस्टम को देखना है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी कि जो हमने बनाया है, ये वाला हमने कार्टेशियन हमारे केस में, अलॉन्ग विद द क्लोक कंस्टिट्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
तो ये जो है इसे हम क्या कहेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसमें हम किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट को मोशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं, है ना। बेसिक, बिल्कुल बेसिक तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का यही है कि कहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं चीज़ों को। लेकिन हमारे जो डिनोट करेंगे हम चीज़ों को हमारी जो मोशन चैप्टर में, वो कैसे बनेंगे, जैसे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखेंगे। जैसे इधर गया तो वो क्या बोलेगा, यहाँ पे है तो उसको कैसे करेंगे, ऐसे करते हैं ना, मैथ्स में पढ़ा होगा आपने। बाकी आप धीरे धीरे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे सब आपको चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। बिकॉज शुरू में आपको लगता है कि आपके कुछ दिमाग में डाउट्स होते हैं, अच्छा ये वाला ये होगा तो क्या होगा, ये होगा। जैसे जैसे हम चैप्टर आगे बढ़ता है तो सारे डाउट उसमें क्योंकि आते चले जाते हैं ना, तो आपको क्लियरिटी भी आती चली जाती है चीज़ों को। अब देखते हैं कि मोशन क्या बोलेंगे। अब इस कार्टेशियन सिस्टम के अकॉर्डिंग मोशन क्या बोलेंगे, है ना। कोऑर्डिनेट देख लिए एक्स वाई जेड, इसका क्या मतलब है कि ये एक्स में कितना चला, वाई में कितना चला, जेड में कितना चला। इफ वन और मोर कोऑर्डिनेट ऑफ ऑन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम, यानी कि जैसे जैसे टाइम पास होता है, टाइम गुजरता है, तो उसमें एक्स या तो एक्स चेंज हो गया, वाई चेंज हो गया, जेड में, इनमें से कोई सा भी कम से कम एक अगर कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, मतलब वो क्या है, मोशन में है। तो वी से दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। अब देखते हैं इफ ओनली वन कोऑर्डिनेट चेंजेस विद टाइम देन वी विल से दैट इज इन वन डायमेंशन मोशन। और यही हम हमारे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या चेंज होगा, या हम एक और को क्या बोल सकते हैं हम, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। To describe motion along straight line, we can choose an axis so that it coincident with the path of the object। इसका क्या मतलब है, जैसे एक ही कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है तो बेसिकली हम क्या करेंगे, जैसे एक्सेस को चूज कर, जैसे एक्सेस पे चल रहा है हाँ, तो एक्सेस पे चलेगा। अगर वाई एक्सेस पे चल रहा है तो वाई एक्सेस पे चल रहेगा, है ना। कि जिस पे वो जिस तरफ भी मूव कर रहा है उसको हम हमारी एक एक्सेस मान लेंगे और इसी पे हमारी सारी कैलकुलेशन कर लेंगे। जैसे फ्री फॉल होता है, मतलब बॉडी ऊपर से छूटती है नीचे की तरफ, तो वो क्या है, वाई एक्सेस पे उसको कंसिडर कर लेंगे। या फिर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है किसी स्ट्रेट लाइन में, तो ऐसे एक्सेस पे कंसिडर कर लेंगे। अब यहाँ पे एक डाउट मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। सपोज करो, देखिए हमने क्या बोला कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड वन डायमेंशनल मोशन। तो मैं अगर ये बोलूँ कि ये मोशन कैसी है, क्या ये 1D मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो मैं कहूँगा यस। क्यों है, हमने क्या बोला, अगर वो इसको अगर समझोगे ना, तो डिस्क्राइब मोशन अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन वी कैन चूज एनी एक्सिस सो दैट इट कोइंसिडेंट। यानी कि मोशन इसमें क्या बोल रहा है कि हम डिस्क्राइब करने के लिए मोशन को, वन डायमेंशन को, पहली बात तो हमने क्या बोला, वन डायमेंशन मोशन कब होगी, जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा होगा, दैट्स इट। दूसरा, हम उस मोशन को दर्शाने के लिए क्या करेंगे, हमारी जो एक्सेस थी तीन, किसी एक एक्सेस को, ये तीन जो एक्सेस थी, ये इसको किसी एक एक्सेस को हम क्या करेंगे, उस मोशन के अलोंग मान लेंगे और उस पर हमारी कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, बिकॉज ये रेफरेंस फ्रेम है ना, कोई ऐसे नहीं कि हम ऐसे बनाते हैं तो हमेशा उसको ऐसे ही बनाते रहेंगे। हमें बस ये ध्यान रखना होता है उसमें कार्टेशियन सिस्टम में कि ये तीनों क्या होने चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक दूसरे के 90 डिग्री बनाते हुए होने चाहिए। तो मतलब अगर मैंने ऐसे लाइन बना दी तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम तो भाई ऐसे बनाते हैं तो ये तो ऐसे चल गया, मतलब ये तो ऐसे चल गया, ऐसे चलने का मतलब है कि यहाँ पे इसका कुछ एक्स भी है, वाई भी है, एक्स भी चेंज हो रहा है, वाई भी चेंज हो रहा है। नहीं, क्यों नहीं, बिकॉज हमने क्या बोला कि हम हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम को किस तरह कंसिडर कर लेंगे कि हमारी मोशन किसी एक एक्सिस के अलोंग आ जाए। तो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे ऐसे मेजर कर लेंगे, भाई ये है, ये हमारा वाई मान लो, ये हमारा एक्स मान लो, और हमारा बाहर की तरफ जेड मान लो, खत्म कहानी, तीनों परपेंडिकुलर हैं, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। समझ के मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अगर ऐसे मोशन गिवन है, यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन का मतलब है कि वन डायमेंशन का मोशन है कि किसी भी तरह से वो एक डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, एक स्ट्रेट लाइन में एक स्ट्रेट लाइन मोशन है तो वो 1D मोशन होगी, चाहे वो कैसे मूव कर रहा हो। अब सपोज करो ऐसे मूव कर रहा है, तो हम क्या मान सकते हैं बताओ, हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, यही तो कहता है कि तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे ही बनाए, भाई यहीं पे बनाए, अब ये ऐसे चल रहा तो ये कुछ और हो गया। हम ये एक्स मान लो, उसके परपेंडिकुलर वाला वाई मान लो, और उसके परपेंडिकुलर बाहर की तरफ जेड मान लो, खत्म कहानी। तो 1D का सिंपल मतलब ये है कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन। चलो भाई, ये खत्म कहानी। इफ ओनली 2 कोऑर्डिनेट चेंजेस, अगर 2 कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, देन व्हाट विल से दैट इज इन 2 डायमेंशन। 2D मतलब 2 डायमेंशनल मोशन।
ये मोशन क्या है, कर्व्ड मोशन। जैसे इसमें तो स्ट्रेट लाइन थी, तो हमने क्या किया, हमारे इसको क्या मान लिया, कोऑर्डिनेट सिस्टम को ऐसे मान लिया भाई, है ना, ये बाहर की तरफ। और अगर ऐसे थी तो हमने हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम को कैसे मान लिया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये बाहर की तरफ जेड एक्सिस। अब इसमें हम एक में नहीं ले सकते, है ना। यहाँ पे अगर यहाँ वाली को ऐसे मान लेते हैं हमारा, तो आगे चल के ये वाला चेंज हो गया, ये वो चेंज हो गया। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल इसको मान लो कहीं पे भी, ये मान लिया कहीं पे मान, ये एटलीस्ट देखो दो, इसमें ऐसी जो कर्ड मोशन होगा इसमें एटलीस्ट दो कोऑर्डिनेट चेंज हो ही रहे होंगे, है ना। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे सर्कल है, हमने सर्किल बनाया, तो अब कहीं से भी कैसे भी कर लो इसको, कैसे हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम वो कंसिडर कर लो, दो कोऑर्डिनेट हमेशा चेंज होते रहेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने बनाया ये वाला, तो देखो यहाँ पे एक्स चेंज हो रही है, वाई भी चेंज हो रही है, वाई अलग हो गया ना, धीरे धीरे नीचे आएंगे तो वाई अलग हो गया, वाई ये देख पता है ना आपको एक्स वाई क्या है। देखो ये एक्स जैसे ऐसे बनाते थे हम, यहाँ पे एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू होती थी ऊपर की तरफ 1 2 3, यहाँ पे एक्स की होती थी 1 2 3 ऐसे कुछ, तो ये है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 है, यहाँ पे आए तो 2 है, मतलब चेंज हो गई। और यहाँ पे वाई की वैल्यू 2 थी, यहाँ पे आए तो क्या हो गई 1, तो ऐसे चेंज हो रही है ना। तो दो कोऑर्डिनेट अगर चेंज होते हैं, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं, प्लेन में मोशन। प्लेन का क्या मतलब है, देखो ये प्लेन है, ये आपका मोबाइल एक प्लेन है ना, ये एक प्लेन है। अगर मैं उससे बाहर ही अंदर जाता हूँ तो ये प्लेन से बाहर की बात हो जाती है, लेकिन ये क्या हो, एक प्लेन हो गया। समझ पा रहे हो, बाकी आगे चलेंगे तो जस्ट समझ में आ जाएगा, कुछ भी सब क्लियरिटी होती चली जाएगी। फिर भी अगर कोई भी डाउट इसमें रहता है तो आप पूछ सकते हो, मैं हमेशा बोलता हूँ। अब 3 डायमेंशन क्या होता है मोशन, अगर तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे होते हो तो उसे क्या बोलते हैं, 3 डायमेंशन मोशन। अब हमने अगर इसको इस तरह से समझने की कोशिश करें सिंपल हमारे मेथड से, तो फर्स्ट तो क्या था, अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रही हो, चाहे वो ऐसे वाली हो रही हो, चाहे वो ऐसे वाली हो रही हो, चाहे वो ऐसे वाली हो, इसमें देखो केवल स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रही है, कहीं पे कर्व नहीं हो रहा। तो ये तो क्या थी, 1D मोशन। अगर कर्व हो जाती है, अगर ऐसे कर्व ही हो रही है बस, तो वो क्या थी, 2D मोशन। अब इसमें क्या हो रहा है, कर्व भी हो रहा है लेकिन प्लेन से बाहर की तरफ आ रहा है, मोर देन वन प्लेन में है, कर्व तो हो रहा है। देखो यहाँ पे ये नहीं, ये तो नहीं होगा, ये तो क्या होगा, तो यहाँ तक कर्व होगा। डॉट डॉट बनाने का क्या मतलब है, इस फोन से बाहर की तरफ भी आ रहा है ना। प्लेन का तो क्या मतलब, 2D तो क्या मतलब, इस फोन के ऊपर जैसे हम बन रहा है ना, ये स्क्रीन इसके ऊपर ही ऐसे चल रहा था। लेकिन जब थर्ड आता है 3D मोशन, तो उसमें क्या होता है, देखो यहाँ तक तो फ़ोन की स्क्रीन पर चल रहा था, लेकिन ये स्क्रीन से बाहर आ गया, डॉट डॉट का बनाने का स्क्रीन से बाहर आ गया, फिर वापस गया, फिर वापस आ गया। तो एक प्लेन से बाहर है ना, फॉरवर्ड मोशन है जो कि प्लेन से भी बाहर आ रही है। तो ये क्या हो गया, थर्ड 3 डायमेंशन मोशन। तो और फ्लाइंग बर्ड से वर्ड कहता है, कहीं उधर जाता है, कहीं नीचे जाता है, कभी वो अंदर की तरफ जाता है, कभी बाहर की तरफ जाता है ना। तो बर्ड की क्या, इसी तरह से गैस के मॉलिक्यूल आप देखोगे जब आगे चलते चलाएंगे। तो ये बेसिक देखो ये बातें हैं, आपको धीरे धीरे आगे चलोगे सब, क्योंकि जो भी मैंने बताया आगे चले के सब हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे। मैंने आज केवल बेसिक बाइफर्केशन देखा है कि जो पढ़ने वाले हैं, हमारा जो टूडेज जो हमारा जो करंट स्टार्टिंग हुई है वो क्या है। जैसे हम पढ़ने क्या आने वाले हैं, रेक्टिलिनियर मोशन, और हम कहेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन और रेक्टिलिनियर मोशन। अब हमने पहले देखा कि ये फिजिक्स की कौन सी ब्रांच में आता है, मैकेनिक्स में, है ना। मैकेनिक्स की कौन सी पर्टिकुलर ब्रांच में आता है, काइनेमेटिक्स में। काइनेमेटिक्स में कौन सा मोशन है, रेक्टिलिनियर मोशन, और हम क्या कहें उसे, 1D मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे, या फिर हम या तो हम नेक्स्ट क्लास से डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन देखेंगे, क्योंकि इसमें हमें काम आएंगे। जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद में वेलोसिटी वगैरह में, या तो वो पढ़ेंगे या फिर हम पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट करेंगे, है ना। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू। कोई भी डाउट हो तो यू हैव टू आस्क मी, थैंक यू।